हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम संविधान के निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस संदर्भ में संविधान के निर्माण के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है और ये संविधान निर्माण का भाग 2 है। इसमें हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया तो उसके बाद कैसे कैसे संविधान बना, कौन कौन सी समितियां बनी, उन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इसका 2 पार्ट लाऊंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसका 3 पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब समितियों के बारे में हम बात करेंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो समितियों से संबंधित जो वीडियो रहेगा ना वो तीसरे पार्ट में रहेगा कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, छोटी बड़ी दोनों प्रकार की समितियां थी, तो उनके बारे में आज मैं इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं संविधान के निर्माण के लिए कि क्या क्या हुआ वो चीजें आपको बता दूंगा। जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसके बाद फिर क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए और उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए। ठीक है, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां जाके उसको चेक कर लीजिए। ठीक है तो देखते हैं, हमने पार्ट 1 में उद्देश्य प्रस्ताव तक देख लिया था, है ना, कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो एक बार और वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहां से खत्म किए थे, है ना। तो 13 दिसंबर 1946, उससे पहले पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 11 दिसंबर को मीटिंग हुई, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान की उद्देशिका के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, कर चुका हूं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप उसको जाके चेक कीजिए। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया और उसके बाद उसका अध्ययन किया गया कि संविधान में क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, लोगों को क्या क्या चीजें अधिकार प्रोवाइड कराना चाहिए, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये पारित कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें कि 5-6 महीने तक क्या किए लोग, मीटिंग चलती थी इन लोगों की कि क्या करना है, कैसे करना है करके। लेकिन उस बीच में 2-3 चीजें हुई। जैसे जनवरी में ये पारित हुआ, उसके बाद फरवरी 1947 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा किया कि जून से पहले भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब स्वतंत्रता दे दिया जाएगा तो स्वतंत्र भारत को किसको सौंपा जाएगा? तो वहां की संविधान समिति को सौंपा जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक डेट आप लोग को जो याद रखना है वो है 3 जून 1947। 3 जून 1947 ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन 2 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, हालांकि दोनों एक ही चीज से संबंधित है। इस दिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है वो लागू हुई। ठीक है, माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दोनों अधिराज्यों की अपनी स्वतंत्र संविधान सभा होगी जो उन देशों के लिए क्या कर सकती है? संविधान का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज लागू किया गया 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई। इसके बाद उसी योजना में यह भी कह दिया गया कि जो भारत के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर जो देशी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और अगर वो ना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ऐसा घोषणा किया गया यहाँ पे 3 जून को। ठीक है, तो उसको माउंटबेटन योजना के अंतर्गत था और उसको स्वीकार कर लिया गया।
भारतीय संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया। फिर उसके बाद जुलाई, है ना, 18 जुलाई 1947, ये डेट भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इस दिन आपको याद रखना है, ठीक है। ये पारित हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, पारित किस दिन हुआ था? पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ कब? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। तो ये डेट आपको याद रखना है, हालांकि पूछा तो अभी तक नहीं गया है, मैं नहीं देखा हूं ऐसा पूछा गया, लेकिन याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और उसके बाद 15 अगस्त 1947 से भारत में लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिशर्स का राज जो है वो समाप्त हो गया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में भी वीडियो जो बना हुआ है उसे नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो उसका भारत की संविधान सभा पे भी कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत जो है वो दो देशों में विभाजित हो चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी, मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो सभी जो है पाकिस्तान में शामिल हो गए थे, पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो गए थे। तो भारत के संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, देखिए स्वतंत्रता से पहले, भारत के विभाजन से पहले भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389, ठीक है, ये कुल सदस्य संख्या थी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और दो भागों में विभाजित हुआ तो भारत की कुल सदस्यों की जो मतलब भारत के संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है ना, वो हो गई 299। कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 299 हो गई, ठीक है। और जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे 229 और देशी रियासतों के सदस्य थे 70, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 299 हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारतीय संविधान सभा पर, कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से 389 से 299 हो गई, 299 हो गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 229 थे और देशी रियासतों से 70, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा को पूर्ण स्वायत्त निकाय घोषित कर दिया गया। मतलब जो भारतीय संविधान सभा थी वो अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय थी, ठीक है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। वो जो कानून चाहती वो कानून बना सकती थी, ठीक है। अब जब भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया तो भारत की संविधान सभा जो है वो दो रूपों में कार्य करती थी, ठीक है। एक तो भारत के संविधान के निर्माण का काम करती थी, तो संविधान सभा, जब भारत के संविधान के निर्माण के लिए बैठक होता था तो उस टाइम उसको संविधान सभा कहा जाता था, ठीक है। जब भारत के संविधान के निर्माण के लिए बैठक होता था तो संविधान सभा कहा जाता था, या ये कह सकते हैं कि जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा किया जाता था। और उस स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब संविधान सभा के रूप में जो समिति, जो मंडल था, जो ग्रुप था उनका, है ना, वो चयनित लोगों का जो ग्रुप था, जब संविधान सभा के रूप में वो काम करती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी, विधायिका के रूप में मतलब देश के लिए सामान्य नियम बनाने के लिए जब वो काम करते, देश के लोगों पर सामान्य नियमों को लागू करवाने के लिए जब वो काम करती थी तो विधायिका कहते थे। और जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम क्या, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी माने जाते हैं ना। तो विधायिका के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज हुआ था। अब उसके बाद मैं आपको बताया कि जब संविधान सभा पूर्ण स्वायत्त घोषित कर दी गई थी तो वहां पे संविधान सभा को अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी देश के संविधान को अपना सकती है या बहुत सारे देशों के संविधानों में से जो अच्छी बातें हैं उनको अपना सकती है, ये अधिकार दिया गया था। इसके अलावा अगर संविधान सभा चाहे तो खुद से बिना किसी देश के कानून या संविधान को अपनाए बिना अपने लोगों के लिए खुद से भी संविधान का निर्माण कर सकती है, ये अधिकार दिया गया था भारत की संविधान सभा को।
ठीक है। इसके अलावा और क्या किया गया था, भारत की संविधान सभा को यह अधिकार भी था कि वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। यहां तक कि इस संविधान सभा को इतना अधिकार दे दिया गया था कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना 1947 का, वो इसको भी निरस्त कर सकती थी। इतना अधिकार था। ठीक है, अगर संविधान सभा चाहती तो इस अधिनियम को भी निरस्त कर देती, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी इतना अधिकार उनको दिया गया था। ठीक है, तो किसी भी कानून को अपनाने का और किसी भी कानून को निरस्त कर देने का, उसको अस्वीकृत कर देने का अधिकार दिया गया था भारतीय संविधान सभा को। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, डेट याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है जी, 29 अगस्त 1947 को। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इस समिति में कुल सदस्य थे 7। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद रखना है ना, कई बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति का काम क्या था, तो प्रारूप समिति का काम था संविधान के प्रारूप का निर्माण करना। अब प्रारूप कैसे बनेगा, तो संविधान के प्रारूप के निर्माण के लिए इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद अपने संविधान का प्रारूप का निर्माण किया। तो इसमें भीमराव अंबेडकर अकेले तो थे नहीं, 7 थे, है ना। तो 6 और सदस्य थे। 6 और सदस्यों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी, ये 6 सदस्य और थे। हालांकि इन सदस्यों का कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन संविधान के प्रारूप बनाने में बहुत अधिक था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी बीमारी या अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए लगातार मेहनत की थी। जबकि इसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो अपने स्वास्थ्य कारणों से या पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित रहा करते थे। ठीक है, तो ऐसा था, इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता की संज्ञा दी जाती है। हालांकि कोई एक जने अकेले नहीं बना सकता, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता की संज्ञा देने का कारण यही है कि इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद एक संविधान के प्रारूप को गठित किया। ठीक है, को बनाया। इसलिए तो प्रारूप समिति ने बहुत सारे संविधान, पूरी दुनिया के बहुत सारे संविधान का अध्ययन करने के बाद संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 21 फरवरी 1948 को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, पहली बार संविधान के प्रारूप को कब प्रस्तुत किया गया था, तो 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि ये बहुत सही नहीं था। ठीक है, इसमें और सुधार किए करना था। तो उन सजेशंस को दे के फिर से प्रारूप को, जो संविधान का प्रारूप था उसको फिर से प्रारूप समिति को वापस कर दिया गया कि आप इसमें और स्टडी कीजिए और इसको अच्छे से बनाइए। फिर प्रारूप समिति ने अपना और काम किया। ठीक है, और अंतिम रूप से संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से संविधान सभा को सौंप दिया था 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, तो इसका बहुत, ये जो डेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, गठन कब हुआ, पहली रिपोर्ट कब सौंपी और ये अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये 4 नवंबर 1948 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जब प्रारूप समिति द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, तो उसी दिन सबसे पहली बार संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया। उससे पहले संविधान सभा में संविधान को सामूहिक रूप से कभी नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअली या पर्सनली पढ़ा जाता था और सजेस्ट किया जाता था कि इन चीजों को आप सुधार कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो प्रारूप समिति थे और उनके सदस्य थे वो लोग उसके बारे में स्टडी करते थे, जो भी सजेशन आता था उसके बारे में, और फिर उसको बोलते थे कि इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये काम करता था प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत की और इसी दिन संविधान जो है संविधान सभा में सामूहिक रूप से पहली बार पढ़ा गया। अब जब सामूहिक रूप से पढ़ा गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरल डिस्कशन होगा,
है ना। और वो जो जनरल डिस्कशन होता था संविधान सभा में, जो जनरल डिस्कशन हुआ उसको कहा गया वाचन। ठीक है, तो संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का कुल 3 वाचन हुआ है। ठीक है, प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट्स को आपको याद रखना है। पहला वाचन कब से कब तक हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। उसके बाद दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीने ये चला था। ठीक है, तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन चला। और उसके बाद तीसरा और अंतिम वाचन जो है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और ये 26 नवंबर 1949 तक जो अंतिम वाचन चला है ना, ये वाचन का मतलब क्या है कि संविधान को सामूहिक रूप से पढ़ा जाता था और सबसे सजेशन लिया जाता था कि कौन उसके किस कहना चाहिए कि जो उसमें विधान दिए हुए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, तो संविधान सभा के कितने सदस्य उस नियम से सहमत हैं, कितने असहमत हैं। ठीक है, अब वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि बहुमत के सिद्धांत से काम चलता था, तो बहुत लोग बहुत सारे नियम से असहमत होते हुए भी वो कई बार परिवर्तित होता था, कई बार नहीं भी होता था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे चलती थी। तो संविधान सभा में ये जो वाचन किया गया उसका मतलब यही था कि संविधान को सामूहिक रूप से पढ़ा जाए और उससे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनसे उस नियम के बारे में सहमति प्राप्त की जाए। तो ये 3 चरण में हुआ जिसको वाचन बोला गया। और अंतिम चरण जो है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान जो है वो पारित कर दिया गया। जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे। ये डाटा बहुत जरूरी है, इसको आपको पता होना चाहिए कि संविधान जब पारित हुआ तो उसमें उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य वहां पे उपस्थित थे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रारूप समिति ने ही वहां पे काम किया। ठीक है, मुख्य काम था इनका कि इनको प्रारूप बनाना था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां थी जो संविधान निर्माण के लिए काम करती थी। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। उन समितियों के बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि वो समितियां जो है, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊं और मंत्रिमंडल वगैरह का कंपैरिजन करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक जो बड़ी समितियां थी वो आपको इस वीडियो में बता देता हूं। बाकी छोटी समितियां और उनके कार्यों और जो स्पेशल फैक्ट्स हैं संविधान निर्माण के से संबंधित वो मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो बड़ी समितियों के बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा की समितियां, और ये बड़ी समितियां हैं जो बड़े स्तर पे काम करती थी, जो संघ लेवल पे काम करती थी, उससे संबंधित ये समितियां हैं। ठीक है, जो मेन वर्क किया करती थी उससे संबंधित समितियां। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल 8 समितियां हैं जो बड़ी थी, जिसमें संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ऐसे ही प्रारूप समिति, इसका तो देख लिए हम लोग, थोड़ा डिटेल में देखे हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। ये जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक तथा जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, है ना, ये सबसे बड़ी समिति हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी और 4 उप समितियां थी जिसमें से मैं 2 प्रमुख को आपको बता दिया हूं। ठीक है, 5 थे इसकी उप समितियां। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसकी जो उप समितियां थी, जैसे कि मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति, ठीक है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित काम करती थी, सलाह करती थी, तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। ठीक है, वैसे ही अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए और जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र थे उनके लिए भी अलग अलग समितियां बनाई गई थी। उसके बारे में डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति थी, ये प्रक्रिया हो गया है, प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब राज्यों के लिए, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी, ठीक है, राज्यों से समझौता करना मतलब जैसे जो रियासतें थी उनको अपने में विलीन करने के लिए। ठीक है, हालांकि ये राज्यों के विलय का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल
नेहरू। ठीक है, हालांकि ये देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। के प्रांतों में जो संविधान होगा वो कैसा होगा, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन राज्यों से समझौता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद संविधान सभा के संचालन के लिए, कि उसके कार्यों का संचालन कैसा होगा, उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस भाग में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि छोटी समितियों का क्या वर्क था, है ना। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित हुआ तो कौन कौन से अनुच्छेद उसी दिन से लागू हो गए, और बाकी के अनुच्छेद कब से लागू हुए, क्या हुआ, उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य भी देखेंगे कि संविधान लिखा किसने है, ठीक है, संविधान को सजाया किसने है, संविधान कौन से मुहर को अपनाती थी। इन सब के बारे में भी तथ्यों का मैं वर्णन तीसरे पार्ट में कर दूंगा। वीडियो क्या ज्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पार्ट वाइज बताएंगे तो छोटा छोटा करके कम चीजों में आपको ज्यादा अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।